इतिहास इतना लंबा है कि अगर मैं आपसे बोलना शुरू करूं तो सवेरे तक खत्म होने वाला नहीं। लेकिन मैं चूंकि यहाँ हमारी मातृशक्ति भी सुन रही है और ध्यान दे रही है, मैं इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए मात्र उन्हीं के ऊपर कुछ समझाना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा। साथियों, हमारे नवयुवक बच्चे, हमारे साथी सब जानते हैं कि बाबा साहब ने केवल एक मूल मंत्र दिया था दलितों को, एक मूल मंत्र दिया था और उस मूल मंत्र का उद्देश्य इस हिंदुस्तान में जागृति लाना था। पहला मंत्र उनका था शिक्षित बनो। दोबारा बना रहा। शिक्षा का प्रचार होगा, शिक्षित आप लोग होंगे तो आप हर कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। आपके आगे बढ़ने का रास्ता मात्र एक शिक्षा है। आज आप देखते होंगे कि आज चाहे किसी भी जाति का आदमी, किसी भी धर्म का व्यक्ति आपके बीच में हो, वो कभी आपके खाने से, आपके बीच बैठने से कोई परहेज नहीं करता। उसका कारण ये है कि आप लोग शिक्षित हो गए, साफ स्वच्छ रहने लगे और अच्छे अच्छे पदों पर आप लोग आसीन हैं। हमारे दलित शोषित समाज के लोग आज कितने आईएएस हैं, कितने पीसीएस हैं जो इस देश की बागडोर को संभाले हुए हैं और शासन को चला रहे हैं। तो साथियों, पहला जो बाबा साहब का नारा था कि शिक्षित बनो, मैं खास तौर से अपनी इस मातृ शक्ति की तरफ इशारा करूंगा कि आप बेशक लड़के को ना पढ़ाओ, लेकिन अगर आपको दूसरे घर और अपने घर की जागृति करनी है तो आपको अपनी बिटिया को अवश्य पढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज वो अपने घर में है, कल वो दूसरे घर में जा करके आपके घर में जो उजाला है उस उजाले को वो उस घर में भी जा करके करेगी। तो साथियों, मैं शिक्षा के ऊपर इतना ही कहूंगा कि आप लोग अगर शिक्षित हैं तो आपका हर जगह सम्मान होगा, आपकी बात का हर जगह मान्यता होगी। इसलिए आपको अपने घरों में, चाहे आपको रात दिन कितना ही मेहनत करना पड़े, कितना ही कष्ट सहना पड़े, कितनी नौकरी करनी पड़े, लेकिन बच्चों को पढ़ाने आपका परम कर्तव्य बनता है। दूसरा मूल मंत्र था बाबा साहब का, संगठित रहो। दूसरा मंत्र था कि संगठित रहो। उन्होंने इशारा इसलिए दिया था संगठन का कि संगठन में वो ताकत होती है। आज यहाँ आप अपने समाज के सभी लोग इकट्ठा हैं। आपने, मुझे नहीं पता कि आपने माननीय शास्त्री जी को निमंत्रण दिया है या नहीं दिया, लेकिन आपके संगठन को देख करके, आपकी ताकत को देख करके वो आपके बीच में मौजूद है। तो साथियों, संगठन एक अकेली झाड़ू की सींक से आप कूड़ा नहीं सकेर सकते, लेकिन जब वो पूरा गट्ठा बन जाता है और हाथ से आप उसको धकेलते हैं तो वो आपके धड़े को, पंचेरे को, किसी को भी धकेल करके आपके निशान से बाहर कर देता। इसलिए संगठन में ताकत है। अगर आप संगठित न होते तो आपको कोई कबूलने वाला नहीं। आज हिंदुस्तान की एक परंपरा, भारत की एक परंपरा, किसानों की एक लड़ाई जो हिंदुस्तान में दिल्ली के उस मैदान में लड़ी जा रही है, जहां पर चर्चा हिंदुस्तान में नहीं, उसकी चर्चा आज विदेशों में भी है कि वहां का किसान इतना जागरूक है। और उसका मूल कारण मात्र वही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम लोग संगठित ना होते, किसान लोग,
तो हमारे ऊपर वहां कभी का कुछ भी अत्याचार कर दिया गया। लेकिन आज शासन और प्रशासन को हमारे संगठन पर सोचना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा, यही दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने कार्य को संपन्न करने के लिए संगठित हो जाओ। अगर आप संगठित हैं तो आपकी कीमत होगी, आपका सम्मान होगा और आपकी तारीफ होगी। लेकिन अगर आप बिछुड़ जाते हैं, एक एक माला का बीज एक एक जब बिखर जाता है तो वो माला नहीं रहती सर। इसलिए संगठन का होना बहुत अनिवार्य है। तीसरा बाबा साहब का मंत्र था संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब बाबा साहब का लड़ाई झगड़े से नहीं था। उनका मतलब था कि अगर आप संगठित हैं, शिक्षित भी हैं, तो संघर्ष कब करो? जब आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो। सपोज करो, अभी मैं इस मुद्दे पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि वक्त का तकाजा है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा। अभी चुनावी दौर है, आपको कोई वोट डालने से रोक दे या आपको डरा धमका के वापस भेज दे, तो आपके संगठन में वो ताकत होनी चाहिए कि आपकी वोट वहां अपनी मर्जी के मुताबिक डलनी चाहिए। साथियों, संघर्ष का मतलब लाठी डंडे या फौजदारी से नहीं। आपके अधिकारों को जहां दबाया जाता हो, आपके अपमान को वहां धकेल दिया जाता हो, आपके सम्मान में ठेस लगती हो, तो वहां आपको अपने अधिकार के प्रति लड़ना होगा। इसी के बारे में बाबा साहब ने संघर्ष के लिए कहा है। साथियों, बाबा साहब ने, लोग कहते हैं कि दलित और शोषितों के लिए नहीं, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता। बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान की रचना की, तो वो सबके काम आ रही है। आज इस हिंदुस्तान की बागडोर बाबा साहब के विधान के ऊपर चल रही है। कानून के रखवाले, जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, जो लोग दंगा उत्पीड़न का काम करते हैं, उसके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल जो है तैनात किया जाता है। साथियों, सबसे ज्यादा अगर तरक्की हिंदुस्तान के अंदर दी, सबसे ज्यादा भारी उठाने का काम अगर किया बाबा साहब ने, तो वो नारी जाति का किया। आज आप देख रहे होंगे कि कितने % हमारे बीच में नारियों को सम्मान किया जाता है। प्रधान पद की उम्मीदवार नारी को बनाया जाता है, जिला पंचायत सदस्य नारी को बनाया जाता है, बीडीसी का सदस्य नारी को बनाया जाता है, और विधानसभा और पार्लियामेंट में भी नारियों को भेजा जाता है। तो ये कदम बाबा साहब ने नारियों के लिए इसलिए उठाया कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा नारियों का शोषण होता था। और यहाँ तक कि जो हमारे देश की एक परंपरा थी सती प्रथा, उसको बंद किया। क्योंकि सती प्रथा का मतलब शायद हमारी बहुत सी भोली भाली महिलाएं नहीं जानती होंगी, मैं उसको बताता हूँ। अगर किसी स्त्री का पति गुजर जाए, इंतकाल कर जाए, या भगवान को प्यारा हो जाए, तो उसकी पत्नी को जबरदस्ती उसके साथ उसमें बैठाया जाता था, उसका उसी समय जो है दहन किया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने उसे अपराध माना कि ये नारियों के साथ अत्याचार है। उन्होंने उसको बंद किया और नारियों को उठाना शुरू किया। आज आप देखते होंगे, चाहे आप बैंक में चले जाएं, चाहे आप कचहरी में चले जाएं, चाहे किसी भी दफ्तर में चले जाएं, अगर वहाँ 10 पुरुष हैं तो मैं मानता हूँ कि कम से कम 3-4 महिला अवश्य वहाँ होती है। बच्चे बैठे रहो बेटा।
साथियों, और देश के अंदर आज अगर कानून का बोलबाला है तो वो उन्हीं की देन है। एक आदमी नहीं किसी काम को करता। बाबा साहब ने भी सहायता ली, विदेश के संविधानों से ली। हिंदुस्तान के जो गणमान्य व्यक्ति बुद्धिजीवी लोग थे उनसे जो है उन्होंने मशवरा करके इस हिंदुस्तान के संविधान को पुख्ता तरीके से लिख करके और पंडित जवाहरलाल जी को सुपुर्द कर दिया। साथियों, आज बाबा साहब के जन्मदिन पर जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी इसके बारे में चर्चाएं हैं और आज बड़े धूमधाम के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। लेकिन साथियों, मैं एक बात जरूर कहूंगा। मुझसे पूर्व वक्ता माननीय शास्त्री जी ने एक शब्द कहा, जब ही मैं आकर ही खड़ा हुआ था जब वो उस शब्द को कह रहे थे। साथियों, अगर आप बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं, बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, तो उससे इतना आपका भला होने वाला नहीं है जितना आपको उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आपको कामयाबी मिलेगी। तो साथियों, मैं शुरू में ही कह रहा था कि बाबा साहब का इतिहास इतना मजबूत है कि इसको बोलने वाला अब से बोलना शुरू करे तो सवेरे तक बोलता चला जाएगा। लेकिन मैं ज्यादा न कहते हुए, चूंकि यहाँ काफी हमारी नारी समाज की महिलाएं बैठी हैं, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण बाबा साहब का देना चाहूंगा। साथियों, एक बार बाबा साहब अपने चैम्बर में बैठे स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। उनका बच्चा अचानक बीमार हुआ और इतना बीमार हुआ कि वो मौत के कगार पर था बच्चा। उनकी बीवी ने, बीमा बाई जी ने उनको संदेशा भेजा कि बाबूजी, बच्चा मरने के घाट पर है, कम से कम उसे तो आकर के देख लो। तो साथियों, रोंगटा खड़ा होता है ऐसी बात पर। बाबा साहब ने कहा कि ये तेरा एक बच्चा, तुम्हें अपने एक बच्चे की चिंता है, लेकिन मुझे पूरे हिंदुस्तान के बच्चों की चिंता है। साथियों, मैं फिर वही बात कहूंगा। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब ने आपके लिए कम काम नहीं किया। एक बहुत छोटा सा उदाहरण और देता चलो। एक छोटा सा उदाहरण और देता चलूं। एक बार विदेश से जब बाबा साहब लंदन से बैरिस्ट्री पढ़ करके हिंदुस्तान में आ गए और उन्होंने मांग की कि इन विदेशियों को यहाँ से निकालो, हम अपने देश की सत्ता स्वयं चलाना चाहते हैं। तो वहाँ से विदेश से कुछ पत्रकार यहाँ हिंदुस्तान में भेजे और उनको ये कहा गया कि आप आखिरकार ये जाकर के तो देखो कि हिंदुस्तान के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस देश की बागडोर संभाल सकता है या इसको चला सकता है। तो साथियों, वहाँ से कुछ पत्रकार आए और उन्होंने यहाँ देश में आकर के, हिंदुस्तान में आकर के 3 व्यक्तियों का पता चलाया जिनसे मुलाकात करना उन्होंने मुनासिब समझा। सबसे पहले थे माननीय चर्चिल जिना साहब, दूसरे थे गांधी जी और तीसरे थे बाबा भीमराव अम्बेडकर। साथियों, सबसे पहले वो पत्रकार बंधु जिना साहब के पास थे कि हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, आप हमें अपना समय दीजिए, आखिरकार आप हमारे से कम मुलाकात कर सकते। तो साथियों, जिना साहब ने कहा कि ठीक है, आप रात्रि के 9 बजे आ जाइएगा, मेरा द्वार आपके लिए खुला मिलेगा। तो साथियों, दूसरी बार
समय लेने के लिए गए नेहरू जी के पास, गांधी जी के पास, तो वहां भी जाकर के कहा कि ठीक है, अगर जिन्ना साहब ने आपको 9 बजे का समय दिया है तो मैं आपको 10 बजे का समय दे रहा हूं, आप 10 बजे मेरे पास आ जाए। तीसरे टाइम जब वो बाबा साहब के पास पहुंचे, बाबा साहब ने कहा कि मेरा द्वार आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, जब आप चाहें तब मेरे पास आ जाए। तो साथियों, ए बच्चे, पीछे जब ये समय पूरा हो गया, पत्रकार बंधु जो थे रात्रि के 9 बजे जिन्ना साहब के यहाँ पहुंचे। बाबा साहब ने अपना समय दे रखा था लास्ट का। तो जिन्ना साहब से जब पूछा द्वारपाल से जाकर के कि भाई जिन्ना साहब से कहो वो पत्रकार आए हैं मिलने के लिए, तो अंदर से कहलवा दिया कि जाओ उनसे कह दो वो तो सो चुके हैं। वहां से चल दिए और जाकर के फिर गांधी जी के यहाँ पहुंचे। गांधी जी ने भी यही कहलवा दिया कि अब कोई मिलने का समय नहीं है, रात्रि का समय हो चुका है, वो सो चुके हैं। तीसरे टाइम दिए हुए समय